हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट जिसने कल वाली क्लास देखी होगी उसने देखा होगा कि पाठ्यक्रम के अनुसार में हमने 5 पॉइंट को 5 अध्याय में कवर कर दिया था, यानी हमने उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में देखा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी आज दूसरी क्लास है। हम यहाँ पे 5 दिन में हमने सोचा है कि 5 दिन में आप इस सारे सिलेबस को कवर कर दें। मुख्य सेविका के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो कल हमने तो 5 कवर कर दिया है, आज फिर 5 करेंगे। तो कल हमने जिसने बताया था मुख्य सेविका की भूमिका के बारे में, गर्भधारण के बारे में कि क्या क्या उसमें पुष्टाहार की आवश्यकता पड़ती है, नवजात शिशु की देखभाल के बारे में क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, यानी कि कुल मिला के 5 पॉइंट में हमने देखा था। आज हमारा 5 पॉइंट होगा विवाह, परिवार, जाति, लिंग, ये सब होगा, धर्म की और भाषाएं के बारे में। दूसरा पॉइंट होगा सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे के बारे में होगा। तीसरे पॉइंट में होगा जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण के बारे में। और चौथी पॉइंट में होगा सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक परिवर्तन के बारे में। और 5वें होगा ऊर्जा बेसल उपापचय। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो भी स्टूडेंट कल वाला नहीं देखे हैं तो मैं उनसे कृपया करती हूँ ताकि जाकर के देख लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और वैसे भी एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का व्यूज़ देख के, किसी का मतलब कुछ भी देख करके पढ़ा जाए। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने से मतलब है ना, तो क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आज से शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, विवाह क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा जाता है कि वेस्टरमार्क में बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा गया है। मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते चलती हूँ और ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़ते चली हूँ। आप मेरे बोलने से पहले उसको जवाब दे देना है, ठीक है। आप चलो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के आपको बताते हैं। ए ऑप्शन है जातिगत परंपरा, बी ऑप्शन है लिंग अनुपात में असमानता, सी ऑप्शन होता है धार्मिक कारण, डी ऑप्शन होता है जनजातीय प्रथाएं। चलिए इसका राइट जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक माना है वो अगर आपने सोचा है बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट सोचा है, यानी कि इसका राइट जवाब होगा लिंग अनुपात में असमानता होगा। ए वाला, ए का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यौन साम्यवाद, ठीक है, को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। अब आपके पास ऑप्शन 4 है। ये ऑप्शन है हेनरी मैन, बी ऑप्शन है बोकेफेन, सी ऑप्शन है वेस्टमार्क, डी ऑप्शन है मार्गन। चलिए फटाफट से इसका राइट जवाब दिए। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो क्या होगा, मार्गन जी होगा, यानी कि मार्गन ने यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है। तो ये भी आपसे घुमा के पूछ लिया जा सकता है, इसको पॉइंट को याद रखना है। यौन साम्यवाद ने, यहाँ पे अगर कोई मार्गन जी आएंगे तो उसको टिक लगा देना है। चलिए दूसरा का हमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए विस्तृत परिवार का अर्थ है, यानी कि परिवार का आपको बताना है। ऑप्शन ये है संयुक्त परिवार, बी ऑप्शन है सम्मिलित परिवार, सी ऑप्शन है वैवाहिक परिवार, डी ऑप्शन है केंद्रीय परिवार। तो विस्तृत परिवार का जो अर्थ होता है वो होता है सम्मिलित, यानी कि अलग तरीके से दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, सब मिलकर के रहते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा का आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि विस्तृत परिवार का जो अर्थ होता है वो होता है सम्मिश्रित परिवार होता है, यानी कि विस्तृत परिवार के घटक में समूहों के जो सदस्य होते हैं एक साथ सम्मिलित रूप से एक घर में ही नहीं रहते हैं, वो प्रायः एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, ठीक है, तथा एक जैसी गतिविधियों में जुड़े भी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा तीसरा का बी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे दिखा है चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विवाह या रक्त संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ये है प्राथमिक समूह, बी ऑप्शन है नातेदारी, सी ऑप्शन है द्वितीयक समूह, डी ऑप्शन होता है समुदाय। चलिए बताइए क्या होता है विवाह या रक्त संबंध का जो लोगों के समूह को एक साथ बांधता है वो क्या होता है। तो क्या बांधेगा, वो होगा आपका नातेदारी होगा, यानी कि विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह के एक साथ बांधता है वो नातेदारी कहलाता है। तो हमारा चौथा का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा यहाँ पे देखिए लिखा है क्वेश्चन, मैं आपसे पूछती हूँ जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है ये प्रतिलोम, बी ऑप्शन होता है अनुलोम, सी ऑप्शन होता है देवर विवाह, डी ऑप्शन होता है शाली विवाह होता है। तो जब एक हिंदू पुरुष अपने उससे उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो वो कहलाता है प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है, यानी कि पांचवा का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए फटाफट से बताइए, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। चलिए पांचवा का राइट जवाब होता है प्रतिलोम हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे 6वां नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार
परिषद कोटि का विवाह नहीं कहा गया। आपके पास ऑप्शन ये है ब्रह्म, बी ऑप्शन है देव, सी ऑप्शन है गांधर्व, डी ऑप्शन होता है अर्थ। तो आप सभी जानते हो कि विवाह को कितने भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है 4 भागों में, उच्च होते हैं और 4 निम्न होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे छठवां का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गांधर्व विवाह होता है, यानी हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार परिषद कोटि का विवाह नहीं कहा जाता। तो आपका होता है 6 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पे 7वां नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, अध्याय भी तो 5 नंबर है, तो 5 में अलग अलग, यानी कि कोई 170 है, कोई 70 है, कोई 53 है, कोई 140 क्वेश्चन है, ऐसे हर पार्ट में हर अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला में ही आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पूछा जाता है, करे द्वारा दिया गया हिंदू विवाह कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ये है पैशाच विवाह, बी ऑप्शन होता है देव विवाह, सी ऑप्शन होता है असुर विवाह, डी ऑप्शन होता है राक्षस विवाह। यानी कि करे द्वारा दिया गया हिंदू विवाह जो होता है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर होगा असुर विवाह होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, वर कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य दे करके वधु प्राप्त करता है। ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में है। ठीक है, यानी कि नागा जनजाति में यह चीज़ें होती है। चलिए 7वां का आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 7वां से 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है। आपके पास ऑप्शन है ए है जिमरमैन, बी ऑप्शन होता है चार्ल्स कूले, सी ऑप्शन होता है पी.एच. प्रभु, डी ऑप्शन होता है रॉबर्ट ब्रिस्ट्रीट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर पहले जान जो कि 8वां का आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, यानी कि जिमरमैन। यानी कि परिवार स्वायत्तता जो होता है आपका, उसके स्तरों का जो विश्लेषण करने वाले कौन है, जिमरमैन जी हैं। इन्होंने 3 प्रकार के परिवार के प्रकारों की पहचान दी है। पहला होता है ट्रस्टी परिवार, दूसरा होता है आणविक परिवार जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, और तीसरा होता है गृहस्थ परिवार। तो अगर आपसे यहाँ पे ट्रस्टी परिवार नहीं लिखा है, आपसे सिर्फ आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार लिखा, लेकिन अगर ट्रस्टी परिवार भी लिखा रहे तो भी आप जिमरमैन को राइट करिएगा। ठीक है, जो जिमरमैन में कितने प्रकार के पक्षों की बात की है, तो उन्होंने 3 पर बात की है, ट्रस्टी परिवार, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार। चलिए आपका 8वां का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है रक्त मूलक परिवार, बी ऑप्शन है दाम्पत्य मूलक परिवार, सी ऑप्शन होता है प्रजनन परिवार, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए 9th का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। तो इसका जो संबंध होगा पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को जो कहा जाता है वो होता है रक्त मूलक परिवार होता है। यानी कि जो आपका इसमें सभी जो सदस्य होते हैं रक्त से संबंधित होते हैं, कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता, जैसे कि नायर होगा, परिवार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब 9वां का आपको राइट आंसर मिला है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब 10वां नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था, ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है। आपको बताना है कि क्या कहलाता है। 10वां नंबर का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी के प्रमुख स्थान दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है मातुल्य कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसा किसी ने भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाया होगा किसी भी चैनल पे। ठीक है, तो 10वां का यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा मातुलय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग मेरे चैनल को आगे नहीं बढ़ाते हो। ठीक है, बढ़ा दिए प्लीज़, बहुत डाउन मेरा चैनल चल रहा है। 11वां का यहाँ पे देखिए लिखा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान के उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है भाग 15, बी ऑप्शन है भाग 16, सी ऑप्शन है भाग 17, डी ऑप्शन होता है भाग 18। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो आपका होता है भाग 17 होता है। यानी कि आपका यहाँ पे 11वां का राइट जवाब होगा भाग 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाग जो 17 आपका कितने अनुच्छेद में, तो आप बताना 343। ठीक है, 343 से 351 में क्या क्या है, कहा गया है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान का इसमें उल्लेख हुआ है। चलिए आपको यहाँ पे 11वां का आपका राइट आंसर मिला है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये भी याद रखे रहना कि कौन सा अनुच्छेद, आपने भाग तो जान लिया है लेकिन अनुच्छेद भी तो जाने रखो। तो 343 से 351 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6,
डी ऑप्शन है 7। चलिए फटाफट से बताइए कि कितनी भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो कितनी भाषाओं का याद रखे रहना 6। अगर 6 में अगर पूछा जाए तो कौन-कौन सी भाषा होती है? तो पहला आपका होता है तमिल, दूसरा होता है सांस्कृतिक, तीसरा होता है तेलुगु और चौथा होता है कन्नड़, पाँचवा होता है मलयालम और छठवां होता है उड़ीसा। यानी कि हमने तमिल बताया, संस्कृत बताया, तेलुगु बताया, कन्नड़ बताया, मलयालम बताया और उड़ीसा। ये 6 प्रकार की भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 12वां का आपका सी वाला पॉइंट सही हो जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। 13वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। यह किसने कहा? यानी कि एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो स्टेटमेंट आता है तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए, आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से सिर्फ आपको एक बताना है। ये ऑप्शन है हेनरी मैन, बी ऑप्शन है आई.पी. देसाई, सी ऑप्शन है सी.बी. मेमोरी, डी ऑप्शन है इरावती कर्वे, ई ऑप्शन है के.एम. पडिक्कर। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि सी.बी. मेमोरी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ आपको। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों की बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को डॉट डॉट कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन 5 दिए गए हैं, यही बताना है आपको। ए ऑप्शन है विस्तृत परिवार, बी ऑप्शन होता है प्राथमिक परिवार, सी ऑप्शन होता है वैवाहिक परिवार, डी ऑप्शन होता है सजातीय परिवार, ई ऑप्शन होता है सगी परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा 14वां का आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि सजातीय परिवार आपको यहाँ पे ले जाकर के जोड़ना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ना, वहाँ पे ले जाकर तो 14वां का आपका डी ऑप्शन इधर राइट आंसर बन जाता है। मैं अगला क्वेश्चन आपको बोल के बताती हूँ कि यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे कि बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। ऑप्शन ए है प्रजाति वर्णन, बी ऑप्शन है वर्गत वर्जन, सी ऑप्शन है आगमन वर्जन, डी ऑप्शन होता है जातिगत वर्जन। चलिए बताइए बहिर्विवाह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आगमन वर्जन वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फटाफट से मैं क्वेश्चन को पढ़ते चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा पूछा गया है 16वां नंबर का क्वेश्चन कि अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ये है सकारात्मक नियंत्रण का, बी ऑप्शन है नकारात्मक नियंत्रण का, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, डी ऑप्शन होता है औपचारिक नियंत्रण का। तो 16वां का यहाँ पे राइट जवाब होगा अंतरजातीय विवाह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंतरजातीय विवाह का जो कारण होता है किसी भी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना क्या कहलाता है? नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण कहलाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका 16वां का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखिए 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टेटमेंट है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। आपके पास ऑप्शन ये है L.H. मॉर्गन, बी ऑप्शन होता है L. कोरबर, सी ऑप्शन होता है आई वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन होता है इवान स्पिरिचार्ड। चलिए बताइए इसका क्या है, यानी कि किसने ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो अगर मैं बताऊं 17वां का राइट जवाब होगा वो कौन से होंगे? वो होंगे आई वेस्टरमार्क हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर माना जाता है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द्रौपदी का पांडु से विवाह उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ये है अभ्रातक बहुपति, बी ऑप्शन है भ्रातृक बहुपति, सी ऑप्शन है शाली विवाह, डी ऑप्शन होता है समकालिक शाली विवाह। चलिए इसका राइट जवाब दीजिए। तो इसका राइट जवाब जो होगा 18वां का होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि द्रौपदी का पांडु से विवाह भ्रातृक बहुपति विवाह का एक उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है कि एक स्त्री अपने पति के साथ सभी भाइयों की पत्नी होती है, ठीक है। तो 18वां का आपका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? ऑप्शन ये है तमिल, बी ऑप्शन है तेलुगु, सी ऑप्शन है मलयालम, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो द्रविड़ भाषा का जो परिवार का एक हिस्सा है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी ऑप्शन हो जाए, यानी कि आपका तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे कन्नड़ नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लिखा चाहते हो तो लिख सकते हो, कन्नड़ भी आपकी भाषा होती है, ठीक है। द्रविड़ भाषा के परिवार के एक हिस्सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 का क्वेश्चन का बी ऑप्शन डी ऑप्शन इधर करेक्ट माना जाता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाता है। अब मैं 20 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हिंदी विवाह की प्रकृति है। आपके पास ऑप्शन है संविदात्मक,
बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है नैतिक, डी ऑप्शन है सामाजिक। चलिए इसका बताइए कि हिंदू विवाह की प्रकृति है आपको बताना, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि धार्मिक होते हैं। यानी कि हिंदू विवाह के एक पवित्र धार्मिक संस्कार का नाम है। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, तो 1955 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 20 का हमें जवाब मिल गया। अब मैं 21 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। यानी कि एक ऐसा नहीं है, बाकी 3 हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है मुताह, बी ऑप्शन होता है फासिद, सी ऑप्शन होता है जिहर, डी ऑप्शन होता है बालित। तो 21 का जो ऑप्शन पूछा गया था आपसे, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कोई नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा आपका सी नहीं है। अगर पूछा जाए कि कौन से है, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है निकाह, ठीक है, पहले को कहा जाता है निकाह, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और दूसरे को कहा जाता है मुताह, तीसरे को कहा जाता है फासिद, चौथे को कहा जाता है बालिद कहा जाता है। ठीक है, यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर होता है सी ऑप्शन, यानी कि जिहर कोई नहीं होता है। चलती हूँ, 21 का यहाँ पे राइट आंसर मिला हमें, सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। मैं अब 22 क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा की बात यहाँ पे हुई है। आपके पास ऑप्शन ए है 21वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 22वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन होता है 23वें संविधान संशोधन, डी ऑप्शन होता है 24वें संविधान संशोधन। चलिए बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो सिंधी भाषा का जो यहाँ पे बात हुई है, तो क्या हो जाता है 21वें संविधान संशोधन में बात हुई थी। यानी कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या होता है, हिंदी भाषा के 8वीं सूची में क्या हो गया था, शामिल किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो लिखे रहना 8वीं जो अनुसूची होती है उसमें शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी है 8वीं अनुसूची। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, देखती हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 23 नंबर का क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है सन 1917, बी ऑप्शन है सन 1929 में, सी ऑप्शन है सन 1936 में, डी ऑप्शन है सन 1942 में। करेक्ट आंसर आपको बताना है, जल्दी फटाफट से इसका बताइए। तो भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले जब पारित हुआ था, तो वो जो सन था वो कौन सा था, वो सन था 1929 का समय था। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये काम हुआ था। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल विवाह निरोधक जो कानून हुआ था वो पास हुआ था 1929 में। ठीक है, अगर नाम पूछा जाए तो बताना हरबिलास शारदा। ठीक है, हरबिलास आप लिख सकते हो, हरबिलास यहाँ पे सही से लिख नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना हरबिलास शारदा जी का नाम आता है। मैं अगला क्वेश्चन 30 से अब 24 क्वेश्चन का पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे 24 नंबर का क्वेश्चन, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन हमें आपके पास है ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है मुबरात, बी ऑप्शन होता है खुला, सी ऑप्शन होता है इला, डी ऑप्शन होता है तलाक एहसन। चलिए बताइए, आपको 24 का करेक्ट आंसर अगर बताना हो तो आप किसे बताओगे, तो आप बताओगे मुबरात को बताओगे। यानी कि मुस्लिम में धर्म में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का जो नाम होता है उसे कहा जाता है मुबरात कहा जाता है। अलग अलग भी लिखा रहेगा, एक भी लिखा रहता है, तो आप समझ लेना कि वही बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा बनता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूँ 25 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। आपके पास ऑप्शन है 1939, बी ऑप्शन है 1942, सी ऑप्शन है 1955, डी ऑप्शन है 1961। चलिए बताइए, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जब पारित हुआ था तब की ये बात हुई थी, तो समय कौन था, वो था 1939 था। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्त्री को मतलब कि जो तलाक की छूट देते थे। ठीक है, मतलब इसमें पति स्त्री जो थी उसको तलाक की छूट थी कि अगर उसका पति मतलब किसी कारण से कुछ रोग है, कोई किसी रोग से ग्रसित है और वो मतलब 7 साल तक जेल में बंद रहा हो, नपुंसक हो, पागल हो, तो इन सब के लिए स्त्री को छूट थी कि वो तलाक ले सकती है 1929 के अनुसार। यहाँ पे सन को याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे 25 का हमें राइट आंसर मिलता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मिल जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। 26 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। ऑप्शन ए है लिंग जेंडर और विकास जेंडर एडी, बी ऑप्शन हो उत्तर आधुनिकतावाद और विकास पीएडी, सी ऑप्शन है महिलाएं और विकास डब्ल्यूएडी, डी ऑप्शन होता है विकास में महिलाएं डब्ल्यूआईडी। चलिए बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो 26 का हमें राइट जवाब होगा वो मिलेगा आपको डी वाले ऑप्शन में करेक्ट मिल जाएगा, यानी विकास में महिलाएं डब्ल्यूआईडी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
हमारे 26 का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब मैं 27 क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ। जेंडर विभेद का मुख्य कारण है। ठीक है, जेंडर विभेद का मुख्य कारण है तो कौन सा है? आपके पास ए है पितृसत्तात्मक समाज, बी ऑप्शन होता है आर्थिक विभेद, सी ऑप्शन होता है बच्चे पैदा करना, डी ऑप्शन होता है व्यक्तित्व विशेषता। चलिए फटाफट से इसका राइट जवाब दिए। तो जेंडर विभेद का जो मुख्य कारण होता है वो होता है पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, यानी कि आपका 27 का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक व्यवस्था, बी ऑप्शन है पारिवारिक व्यवस्था, सी ऑप्शन होता है वैवाहिक व्यवस्था, डी ऑप्शन होता है कानूनी व्यवस्था। चलिए फटाफट से राइट आंसर बताइए। 28 का हमने पूछा था। तो लिंग संबंधी असमानता की विशेषता इसमें एक ऐसा है जो नहीं है, बाकी 3 क्या हैं? तो कौन 3 नहीं है? आपका जो कानूनी व्यवस्था होता है ये नहीं है, बाकी आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था ये आपके लिंग संबंधी असमानता की विशेषता होती हैं, लेकिन कानूनी जो है आपका नहीं माना जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। 28 का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिला है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्थिक सशक्तिकरण, बी ऑप्शन होता है समतावादी संबंध, सी ऑप्शन होता है महिलाओं की सुंदरता और संवर्धनता, डी ऑप्शन होता है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। चलिए बताइए, लिंग समानता से संबंधित है चारों ऑप्शन में से आपको एक बताना है। तो कौन सा हो जाता है? लिंग समानता से संबंधित जो है आपके शक्ति तथा अन्य संसाधनों का तक समान पहुँच। ठीक है, यानी कि आपका 29 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब 29 से अब 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये आपका विवाह से, परिवार से, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जैसे हम अलग टॉपिक पर पहुँचेंगे तो मैं उनका नाम ज़रूर आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है। अभी आपका विवाह, परिवार, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए लिखा है, पूछा जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ऑप्शन ए है सपरिवार विवाह, बी ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सी ऑप्शन होता है सपिंड विवाह, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो होता है 1955 में मनाही है, वो कौन से है? वो है सपिंड विवाह से है। ठीक है, यानी कि सपिंड विवाह से क्या है? मनाही है। चलिए, इसमें क्या होता है कि माता और जो पिता होती है दोनों पक्षों में 3-3 पीढ़ियों के सापिंडों में जो मतलब परस्पर क्या होता है विवाह पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 30 का हमें राइट जवाब मिलता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया है। ऑप्शन ये है 1920, बी ऑप्शन होता है 1930 में, सी ऑप्शन होता है 1958 में, डी ऑप्शन होता है 1956 में। 31 को आपको फटाफट से जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों की कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर जो 15 वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था? वो किया गया था आपका 1956 में किया गया था। ठीक है, यानी कि आपका 31 का डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यानी कि आपको नहीं बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में नहीं लिखा रहता और हम जानते हैं कि है लिखा है। ठीक है, नहीं को ध्यान ही नहीं देते तो हमारा कुल जो आंसर हो जाता है वो विलोम की तरह हो जाता है। नहीं में लगाना चाहिए तो हम हाँ में लगा देते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो लास्ट वाला नहीं होता है उसको बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना, यानी कि आपका यहाँ गलती जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ये है उड़ीसा, बी है सिंधी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है अवधी। तो यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो आपका वो भाषा होता है अवधी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब 33 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दे में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? आपको पास ऑप्शन 4 है, दहेज मृत्यु, बी ऑप्शन है हॉनर किलिंग, झूठे सम्मान के लिए हत्या, सी ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, डी ऑप्शन होता है घरेलू हिंसा। अब चलिए बताइए, आपको पास अगर पूछा मैं जाऊँ कि हॉनर किलिंग क्या होता है, तब आप क्या बताओगी? फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि हॉनर किलिंग क्या होता है। चलिए इसका 33 का जवाब आपको देना है, तो आप क्या दोगे? आप दोगे यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाता है सी, यानी कि आपका जो ऑप्शन है इसको पहले मिटा देते हैं। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, यानी कि 33 का आपका सी नंबर वाला सही हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। 33 से 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं?
आपके पास ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1956, सी ऑप्शन 1961, डी ऑप्शन है 1973। चलिए फटाफट से बताइए 34 का हमने यहाँ पे सवाल रखा है। तो यहाँ पे जो हिंदू विवाह अंतर्गत के जो तलाक की बात किया गई है तो कौन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1955 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 34 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर माना जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। 35 नंबर पे हम पहुँच गए हैं। भारत में बहुपति विवाह किसमें मान्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं की बात कही गई है। आपके पास ऑप्शन है हिंदुओं में, बी ऑप्शन है मुसलमानों में, सी ऑप्शन है ईसाइयों में, डी ऑप्शन है यहूदी में। तो बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है, तो वो होता है हिंदुओं में नहीं होता है। ठीक है, बहुपत्नी का जो विवाह होता है वो आपके हिंदू धर्म में नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम कब हुआ था, 1955 में पारित हुआ था। चलिए 35 का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है। मेहर का भुगतान कौन करता है, आपके पास ऑप्शन है ये वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, बी ऑप्शन है वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, सी ऑप्शन है वधु का द्वारा वर को, डी ऑप्शन है वर द्वारा वधु को। चलो फटाफट से 36 का आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, वो होगा आपका वर द्वारा वधु को। इस ये क्या होता है, एक मुसलमानों में होता है चीज़। ठीक है, यानी कि मेहर जो शब्द है मुसलमान जो समाज होते हैं उनके समाज में ये सब चीज़ें होती हैं। निकाह होता है, ठीक है ना, निकाह वाला निकाह होता है, मुबरात होता है, खुला होता है, ये सब क्या होता है मुसलमानों में होता है। यहाँ पे आपका 36 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन ए है दहेज प्रथा से, बी ऑप्शन है बाल विवाह से, सी ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह से, डी ऑप्शन है देवदासी प्रथा से। तो शारदा एक्ट जो है आपका किससे संबंधित है, वो आपका संबंध है बाल विवाह से है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है तो यह कब पारित हुआ था, तो बताना आपको पड़ेगा कि 1929 में पारित हुआ था। लेकिन इसमें लड़कियों की शादी की जो उम्र थी 14 साल की थी और लड़कों की शादी की जो उम्र तय हुई थी वो 18 साल की तय हुई थी। यानी कि लड़का की बात करें तो आपके हो जाएंगे 18, अगर लड़की की बात करें तो कितना 14। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1929, याद रखना कि 1929 में सबसे पहले पारित हुआ था। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। चलिए फटाफट से बताइए, अभी हमने आगे आपको बताया। आपके पास ऑप्शन है सितंबर 1929, बी ऑप्शन अक्टूबर 1930, सी ऑप्शन होता है सितंबर 1928, डी ऑप्शन होता है अक्टूबर 1929। चलिए फटाफट से बताइए तो शारदा एक्ट कब पारित हुआ था, तो अभी हमने बताया कि आपका पारित हुआ था 1929 यानी कि सितंबर 1929। लेकिन याद रखें ना कि 18 सितंबर, ठीक है 18 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। चलिए एक क्वेश्चन के मैं दो आंसर 3 आंसर बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी यानी कि आपको याद नहीं है या फिर आपने अपने बुक में नहीं लिखा, अपने कॉपी में नहीं लिखा है, तब लिखना। जिसके पास है तो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है अब चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है 39 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट। लिखा है परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। आपके पास ऑप्शन है धर्म प्रजा एवं रति, बी ऑप्शन है प्रजा धर्म एवं रति, सी ऑप्शन है रति धर्म एवं प्रजा, डी ऑप्शन होता है प्रजा रति एवं धर्म। चलिए 39 का फटाफट से जवाब दीजिए। तो इसका जो आपको क्रम लगाना है हिंदू समाज के विवाह का ना, तो सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे आपका 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि धर्म प्रजा और रति होगा। ठीक है, कर्म भी अगर होता तो यहाँ पे सही होता, कर्म धर्म, ठीक है, प्रजा एवं रति, ये सब ऑप्शन आपके करेक्ट मानने, बाकी ये सब ऑप्शन आपका सही नहीं माना जाता है। तो 39 का ए ऑप्शन करेक्ट माना गया है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हिंदू विवाह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब विवाह वाला टॉपिक ही पढ़ना है तो विवाह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदाय के उत्तराधिकारी संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है हिंदू, बी ऑप्शन है सिख, सी ऑप्शन है बौद्ध एवं जैन, डी ऑप्शन है ये सभी। चलिए फटाफट से राइट आंसर बताइए। तो मैं इसका राइट जो आंसर बताऊंगी वो सभी बताऊंगी, यानी कि हिंदू भी, बौद्ध एवं जैन भी, सिख भी, यानी कि 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तब भी आप बताना कि 1956 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन पे नज़र जब करते हैं तो हमारा 41 क्वेश्चन आता है धर्म परिवार विवाह जाति आदि उदाहरण हैं। आपके पास ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों के, बी ऑप्शन है सामाजिक मानकों के, सी ऑप्शन है सामाजिक संस्थाओं के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धर्म परिवार विवाह जाति के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं सामाजिक संस्थाओं के, यानी कि आपका परिवार होगा, विवाह हो गया, जाति हो गए, ये सब क्या होते हैं सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखें ना कि 41 का आपका करेक्ट आंसर होगा
सी ऑप्शन यानी कि सामाजिक वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलती हूँ अगले क्वेश्चन नंबर तरफ। सी ऑप्शन उसका करेक्ट होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। ऑप्शन ए है सरकार द्वारा, बी ऑप्शन है कानून द्वारा, सी ऑप्शन है धर्म द्वारा, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो किसी समाज में विवाह का स्वरूप जो अंततः निश्चित होता है वो होता है आपका कानून द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि कानून द्वारा ही होता है। यानी कि भारत में हिंदू धर्म और जो मुस्लिम धर्म होता है उनका संबंधी जो होता है कानून जो होता है अलग अलग होता है। ये नहीं कि आपका हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह सब एक ही तरह होता है, अलग अलग होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, कानूनी द्वारा होता है। चलिए, हमारा 42 का जो ऑप्शन निकल के आता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ आपको। 43 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1953, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1956। चलिए फटाफट से इसका राइट जवाब दिए। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन यानी कि 1954। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा 1954 में। इसमें क्या होता है, भारत के लोगों और जो विदेश के सभी भारतीय नागरिक हैं वह चाहे किसी भी धर्म में विश्वास करते हों कि वे विवाह के विशेष रूप में अधिनियमित किया गया है। लेकिन इसके जो नियम होते हैं वो 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसमें एक पहला कहा गया है कि कुछ मामलों की विशेष रूप में शादी करना, दूसरा होता है कुछ विवाह का पंजीकरण करना, तीसरा होता है तलाक प्रदान करना। चलिए 43 का आपका आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब पूछा गया है 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे कि मुस्लिम विवाह जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ। ऑप्शन आपके पास है 1935, बी ऑप्शन है 1936, सी ऑप्शन है 1937, डी ऑप्शन है 1939। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। हिंदू हुआ नहीं पूछा था आपसे, मुस्लिम विवाह अधिनियम के बारे में पूछा गया है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि 1937 होगा। यानी कि 1937 में मुस्लिम विवाह का जो अधिनियम होता है वो पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब पूछा जाए कि मुस्लिम विवाह जो विच्छेद अधिनियम होता है, तो अगर वो पूछा जाए तब आप बताना 1939। अगर विच्छेद की पूछा जाए तो 39 वाला बताना, अगर विवाह अधिनियम की बात करें तो 37 वाला ऑप्शन बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 44 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब मैं 44 से 45 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। हिंदू विवाह के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके पास 8 होते हैं। अगर मैं पहले की बात करूँ तो होते हैं आपके ब्रह्म विवाह, ठीक है, दूसरे होते हैं देव विवाह, तीसरे को कहा जाता है आसुर विवाह, चौथे को कहा जाता है प्रजापात्र विवाह, पाँचवें को कहा जाता है असुर विवाह, छठवें को कहा जाता है गंधर्व विवाह, सातवें को कहा जाता है राक्षस विवाह और आठवें को कहा जाता है पिशाच विवाह कहा जाता है। तो हमारे पास कितने विवाह के नाम हैं, हमारे पास आए 8 विवाह के। यानी अब 44 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है 46 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में बहुपति विवाह से परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक से मिलता है। ऑप्शन ये है रामायण में, बी ऑप्शन है गीता में, सी ऑप्शन है महाभारत में, डी ऑप्शन होता है मनुस्मृति में। तो बताइए आपको बहुपति परिवार से जो ये किस धार्मिक पुस्तक से संबंध जुड़ा हुआ मिलता है। चलिए 46 का करेक्ट जवाब दिए। तो क्या होता है महाभारत। यानी कि भारत में जो बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण होता है वो आपके महाभारत में मिलता है। इसमें आप देखते हो ना कि जो द्रौपदी का 5वां विवाह होता है 5 पांडवों से हुआ था, तो ये आपको महाभारत में देखने को मिल जाएगा। अब मैं 46 का आपको जवाब दी हूँ सी ऑप्शन यानी कि महाभारत। अब मैं 47, चलिए अब 47 नंबर का क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन है औद्योगिक विकास के कारण, बी ऑप्शन है सामाजिक विकास के कारण, सी ऑप्शन है नैतिक विकास के कारण, डी ऑप्शन है धार्मिक विकास के कारण। तो जाति से बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा होती है वो किस कारण उत्पन्न होती है, वो होती है औद्योगिक विकास के कारण होती है। ठीक है, तो इनके कारण होती है। जो युद्ध में जब साथ में काम करते हैं ना तो उन्हें अवसर प्राप्त हो जाता है, तो ये औद्योगिक विकास के कारण ये सब हो जाता है। चलिए यहाँ पे 47 का आपका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। 48 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान है। ऑप्शन ए है परिवार नियोजन, बी ऑप्शन है स्थानीय सरकार, सी ऑप्शन होता है नगरीकरण में वृद्धि, डी ऑप्शन होता है अंतरजातीय विवाह।
चलिए बताइए, जातिवाद की बुराई को दूर करने का यहाँ पे समाधान हो सकता है, ये आपको बताना, समाधान को बताना है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन मैं आपसे पूछी हूँ। चलिए फटाफट से इसका राइट जवाब दीजिए। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा, दूर करने का समाधान जो है वो आपका अंतर्जातीय विवाह से होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है। यानी कि स्टेटमेंट है, तो ये बात किसने दी है, तो ये बात दी है आपकी मर्डॉक ने दी है। यानी कि मूल परिवार या फिर केंद्रीय परिवार को कहा जाए तो ये परिवार की जो अवधारणा होता है वो आपकी दी है, मर्डॉक ने दी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय परिवार की अवधारणा किसने दी है, तब भी आपको बताना है कि मर्डॉक ने, और मूल परिवार की जो अवधारणा दी है वो भी आपने, जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन वाला, यानी कि मर्डॉक ने दी है। यानी 49 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किस पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन है ए वंश, बी ऑप्शन है प्राधिकार, सी ऑप्शन है निवास, डी ऑप्शन है उत्तराधिकार। 50 को आपको जवाब देना है, तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी कि वंश वाला होगा। यानी कि परिवार का पितृय वंशीय या फिर कहें मातृ जो वंशीय होता है, इनका वर्गीकरण होता है वंश के आधार पर होता है। तो हमारा 50 का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। अब फिर आपसे मर्डॉक के बारे में पूछा गया है। मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह पुरुष और स्त्री के बीच एक प्राकृतिक बंधन है। बी ऑप्शन है यह एक ऐतिहासिक पैतृक संपत्ति है। सी ऑप्शन मनुष्य में समूह बनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। डी ऑप्शन यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामूहिक समूह है। चलिए बताएं मर्डॉक के बारे में, आप बताइए क्या बताओगे। तो जो यहाँ पे मर्डॉक जी है ना, इनके अनुसार ये हुआ था कि जो परिवार होता है उनको प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, क्योंकि यह जो सामान होता है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाने कि यह सामान निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह होता है। यानी कि 51 का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखा जाए। 52 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है। ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, सी ऑप्शन है नकारात्मक नियंत्रण का, डी ऑप्शन है औपचारिक नियंत्रण का। चलिए 52 का आप जवाब दीजिए। तो अभी आपने ये क्वेश्चन आगे कर लिया है, फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है नकारात्मक नियंत्रण का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे 53 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है। ऑप्शन ये है जी एस गुर्य ने, बी ऑप्शन है के एम कपाड़िया ने, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास ने, डी ऑप्शन है इरावती कर्वे ने। तो पीढ़ियों की जो गहराई बताई है वो बताई है आपके के एम कपाड़िया ने बताया है। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि पीढ़ियों की गहराई होती है, ठीक है, यानी संयुक्त परिवार का एक लक्षण होता है। चलिए यहाँ पे अगला चलिए 53 का हमें बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 54 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वह परिवार जिसकी सदस्य पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है परंपरागत संयुक्त परिवार, बी ऑप्शन है विस्तृत परिवार, सी ऑप्शन है एकांकी परिवार, डी ऑप्शन है एक सदस्यीय परिवार। 54 का आपको बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो आपका आता है एकांकी परिवार। यानी कि एकांकी परिवार में जो पति और पत्नी होती है वह विवाहित बच्चों तक सीमित होता है। हमारा 54 का आपका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए यहाँ पे 55 क्वेश्चन देखिए। जो कल हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें जो 12वां नंबर का क्वेश्चन था, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि दूध में विटामिन डी नहीं पाया जाता, आपने गलत बताया। तो उसमें ऑप्शन ये था विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन मतलब जो चौथा वाला ऑप्शन था ये सभी था। तो उसमें पूछा था क्या नहीं पाया जाता है। तो अगर मैं डी मतलब डी वाला ऑप्शन चुनती, ए सभी, तो ए तो पाया जाता है, बी पाया जाता है, ठीक है, डी भी पाया जाता है, लेकिन किसी एक को चुनना था, ठीक है। तो अगर मैं ए चुनती तो बी हो जाता गलत, सी ऑप्शन वाला गलत हो जाता, लेकिन अगर मैं बी चुनती तो ये ए गलत हो जाता या फिर डी गलत हो जाता। इसलिए मुझे डी को चुनना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी आंसर का चुनना पड़ता है। तो आपको दूध में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन के हिसाब से विटामिन डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 55 क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है। आपके पास ऑप्शन है ये जन्म मूलक परिवार, बी ऑप्शन है प्रजनन मूलक परिवार, सी ऑप्शन है पितृसत्तात्मक परिवार, डी ऑप्शन होता है नव स्थानीय परिवार। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रजनन मूलक परिवार होगा। 55 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा 55 का अब 56 क्वेश्चन है, ठीक है।
ऐसा नहीं होता मैं अपने मन से कोई आंसर नहीं बना के भेजती हूँ, आप कह देते हो कि गलत आंसर है, गलत जो आपके बुक में रहता है वही बता देते हैं। कभी-कभी हाँ, बोलने में गलती हो जाती है क्योंकि जानते हो फैमिली में रहते हैं तो कभी कोई आ जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो इधर देखे उधर देखते अब सब मेरा इतना घर बड़ा तो नहीं है कि मैं कहीं कोने में जाकर के वीडियो बनाऊँगी, कोई सन्नाटा एकदम से रहेगा। हाँ, फैमिली के बीच में बनाते तो कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जो आपने वो गलत आंसर बताया था वो आंसर रॉन्ग नहीं था, वो राइट था, ठीक है? जो दूध वाला आपने बात किया था। चलिए यहाँ 56 का क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, डी ऑप्शन होता है अनुच्छेद 17 होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसमें आपका धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान ये इन सब के आधार पर भेदभाव करना क्या होता है, निषेध करता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 15 इसका राइट हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ आपको। निम्नलिखित में से जातिवाद का परिणाम है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, बी ऑप्शन है प्रजातंत्र के लिए खतरा, सी ऑप्शन होता है नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। 57 का आपको जवाब देना है। तो यह इसका जो ऑप्शन होगा जातिवाद का परिणाम है वो आपका हो जाएगा सभी, यानी कि ये सभी जो चीज़ें होती हैं ए बी सी वाला ये सभी आपका सही माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन पे जब बढ़ते हैं तो हमारा 58 क्वेश्चन आता है। अगर क्लास ज़रा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ किसी न किसी के पास शेयर कर सकते हो। यहाँ पे चलिए देखिए 58 क्वेश्चन है लैंगिक असमानता का कारण है। आपके पास ऑप्शन ए है पितृसत्तात्मक सोच, बी ऑप्शन है उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी, सी ऑप्शन होता है अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। तो लैंगिक जो असमानता का कारण यहाँ पे पूछा गया है तो ये सभी हो जाएगा। पितृसत्तात्मक सोच हो जाता है, आपकी अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी, आपका उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी, यानी कि आपका 58 का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, यानी कि तीनों हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे 59 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? ऑप्शन ये है महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण, बी ऑप्शन है महिला शक्ति केंद्र की स्थापना, बी ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करना, डी ऑप्शन है उच्च न्यायालयों में महिलाओं का, एक मिनट इसको हटा दें, आरक्षण। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा। 59 का हमने यहाँ पे सवाल रखा था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 59 का डी ऑप्शन, यानी कि उच्च न्यायालयों में महिलाओं का आरक्षण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यानी कि भारत में जो उच्च न्यायालय होता है उसमें महिलाओं का जो आरक्षण है वो नहीं प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपका 59 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन होता है 1978। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1976 को, ठीक है। यानी कि भारत संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो अगर पूछा जाए कि कौन से संशोधन में, तो याद रखना 42वें संशोधन में और 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। चलते हुए अगले क्वेश्चन की 60 से 61 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आपसे पूछा जाता है। भारतीय संविधान में धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 27। तो जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 होता है आपका, उसमें धर्म को अबाध रूप से मानने का एक अंतःकरण स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25, यानी कि अनुच्छेद 25 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे लिखा है 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास ऑप्शन ये है अनुच्छेद 20, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 28, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 30, डी ऑप्शन होता है अनुच्छेद 26 होता है। तो यहाँ पे जो राइट इसका आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद आपका 26 हो जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में, ठीक है, एक मिनट, तो इसका राइट जो आंसर हमने क्या बताया, इसका राइट आंसर बनाया हमने डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 26 में आपके जो धार्मिक कार्य होते हैं उनका प्रबंध स्वतंत्रता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 26 में किया गया। हमारा 62 का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब मैं 63 क्वेश्चन पढ़ती हूँ। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, बी ऑप्शन है स्कंद पुराण, सी ऑप्शन है मत्स्य पुराण, डी ऑप्शन है वामन पुराण। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, यानी कि जो लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन होता है वो आपके मत्स्य पुराण में
में मिलता है, और वो भी कौन से, जो 18 पुराण में से जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन होता है। ठीक है, यानी कि जो 18 पुराण आपके हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, 18 पुराण में से जो मत्स्य पुराण होता है आपका सबसे प्राचीन। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पुराण में आपका ये मत्स्य पुराण है, तो 18वें पुराण में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 63 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 63 से 64 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साम्यवाद का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है शैव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साम्यवाद का संबंध जो है वो आपका संबंध जो है आपके जैन से है। यानी कि आपका अगर पूछा जाए कि आपके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपको बताना है कि ऋषभदेव थे। ठीक है, और वैसे भी जैन धर्म के जो संस्थापक भी और प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव को ही माना जाता है। और आपके पूछा जाए कि साम्यवाद का संबंध किस धर्म से है, तो बताना कि जैन धर्म है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 64 का हमारा जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है आपका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन के देखिए। और हाँ, इससे पूछा जाए कि इसके प्रतीक क्या होते हैं, तो इसके प्रतीक होते हैं विरसव कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके प्रतीक को कहा जाता है विरसव। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब 64 से 65 क्वेश्चन में पूछती हूँ मैं, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। अभी आपने क्वेश्चन ये वैसे भी किया भी है, लेकिन वो महावीर स्वामी नहीं था, वो था आपके जैन धर्म से था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा सिंह, यानी कि आपके सिंह क्या होते हैं, महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, चलते हैं। और हाँ, पूछा जाए कि महावीर स्वामी के जो जैन धर्म में जो आपके अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो वो 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था महावीर स्वामी था। यानी कि 24वें आपके तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनके प्रतीक का क्या नाम है, सिंह है। चलते हूँ 64 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब यहाँ पे 66 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है सनातन धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म, डी ऑप्शन है शैव धर्म। 66 का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। बौद्ध धर्म जिससे अब यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। आपके पास ऑप्शन है कुंडलवन, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है राजगृह। तो प्रथम बुद्ध जो संगीति का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आपके राजगृह में किया गया था। ठीक है, राजगृह में, वो भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गुफा में किया गया था, तो याद रखना सप्तपड़ी गुफा में। ठीक है, सप्तपड़ी, सप्त, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परड़ी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परड़ी, लिख नहीं जाता सही से, उसमें किया गया था। ठीक है, तो याद रखे रहना कौन से वहाँ पे जगह पे आयोजन किया गया था, तो राजगृह में किया गया था। गुफा की बात किया जाए तो सप्तपड़ी गुफा बताना आप। चलिए यहाँ पे हमारा 68 क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है अनुसूची 6, बी ऑप्शन अनुसूची 7, सी ऑप्शन अनुसूची 8, डी ऑप्शन था अनुसूची 9। चलिए बताइए फटाफट से इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा आपका अनुसूची 8 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है 68 से 69 क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन है 2004, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2006 और डी ऑप्शन है 2007। तो ये कब गया था, आपका किया गया था 2005 में किया गया था। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो दर्जा दिया गया था 2005 में दिया गया था। चलती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। अब 69 से 70 क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है तेलुगु, बी ऑप्शन है मलयालम, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है तमिल। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है पहली भाषा जो निम्नलिखित में से कौन मानी गई है, वो आपका हो जाता है तमिल हो जाता है। ठीक है, चलिए तमिल वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि 70 का आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 70 से 71 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है तेलुगु, सी ऑप्शन है तमिल, डी ऑप्शन है हिंदी। तो प्राचीन सबसे जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है, वो तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखे रहना कि जो संस्कृत भाषा, आप तो जान लिए हो कि संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन भाषा आपका संस्कृत होता है, लेकिन इसमें जो सभी भाषाएं होती हैं उनको उनकी जननी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा का जो प्रारंभ होता है आपके जो ऋग्वेद होता है उसके साथ संकलन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन से वेद में, तो आप बताना ऋग्वेद में। अगर पूछा जाए कि इस मतलब और जो सी भाषा होती है तो उनकी भाषा कौन जननी होती है, तो आपकी संस्कृत होती है। आपकी कितनी प्राचीन सबसे भाषा कौन सी होती है, तो संस्कृत होती है। आपकी इंडिया की बात होती है, आपकी भारत की बात होती है। चलिए 71 से हमारा अगला क्वेश्चन
चलिए, एक नई ऊर्जा के साथ हमारा अगला अध्याय आता है। ये इस अध्याय का नाम है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण। इन सबसे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक हमने परिवार, विवाह, इन सबसे क्वेश्चन देखा था। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी कि वृद्ध जो जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है भारत में, वो कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन है बाल विवाह, बी ऑप्शन है विवाह की अनिवार्यता, सी ऑप्शन होता है पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, डी ऑप्शन होता है सभी। तो ये सभी हो जाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन ये भी रहता कि किसी किसी को पुत्र पाने की बहुत, यानी कि बेटा हो, इसके लिए चाहते हैं कि जनसंख्या थोड़ा बढ़ा लेते हैं, गर्म जलवायु भी असर होता है, परिवार नियोजन की उनके पास शिक्षा नहीं होती है, अशिक्षा होता है, ये सब क्या होता है आपके अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि के कारण बनते हैं। तो हमारा पहला का जो ऑप्शन होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, यहाँ से पूछा गया, इसको मैं इधर कर देती हूँ, 1 मिनट। चलिए, अब बताइए, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? चलिए बताइए, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4 में से चुनना है आपको एक। पहला आपके पास है ए ऑप्शन माल्थस, बी ऑप्शन है ए ड्यूमा, सी ऑप्शन है दुर्खिम, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो आप किसे बताओगे दूसरा वाला का? तो आपको बताने पड़ेगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि ए जो ड्यूमा होता है वो आपके राइट आंसर माने जाते हैं। चलिए, मैं यहाँ अगला क्वेश्चन देखती हूँ, ये लिखूंगी तो ढक जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं की थी। चलिए, आपका दूसरा का ए बी ऑप्शन सही हो जाता है, ए ड्यूमा। चलती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। अब मैं पढ़ती हूँ तीसरा क्वेश्चन, 1 मिनट, अभी आपका लिखा हुआ है, अभी ऐसे मैं ढक देती हूँ। चलिए बताइए, तीसरा का अब बताइए आंसर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? आपके पास ऑप्शन है ये जन्म का मृत्यु और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, सी ऑप्शन होता है लिंग अनुपात, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। तो जनसंख्या की जो रचना करता है वो कौन करता है आपका? ये सभी करते हैं। जन्म और मृत्यु दर करता है, लिंग अनुपात करता है, देशांतर की दिशा करते हैं, यानी कि हमारा तीसरा का हमें ऑप्शन जो निकल के आता है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछते हैं आपसे हम, कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत का प्रवर्तक एवं समर्थक है? ऑप्शन ये है यूडीन, एडविन कैनन एवं रॉबिन्स, बी ऑप्शन है कार्ल सैंडर्स एंड डाल्टन, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा को जो राइट आंसर होगा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। चलिए, बड़ी स्पीड में हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। बस 5वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ये है जन्म दर द्वारा, बी ऑप्शन होता है मृत्यु दर द्वारा, सी ऑप्शन होता है देशांतर गमन द्वारा, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी के द्वारा। तो जनसंख्या वृद्धि को जो निर्धारित की जाती है वो की जाती है आपके की जाती है इन सभी के कारण से, यानी कि जन्म दर वाले, देशांतर गमन द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, इन सभी के द्वारा, यानी कि आपका पाँचवां का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ, अब 6वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे, माल्थशियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। ऑप्शन है निवारणात्मक नियंत्रण, बी ऑप्शन होता है सकारात्मक नियंत्रण, सी ऑप्शन होता है परिवार नियोजन से आगे, डी ऑप्शन होता है विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो क्या बताओगे आप बताओगे सकारात्मक नियंत्रण बताओगे, ठीक है, आपका सकारात्मक वाला सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि हमारे 6वां का आपका राइट आंसर निकल के आया है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन के देखती हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है 6वां से 7वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए, अब ये पूछा जाता है आपसे, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसंख्या की खिड़की नहीं खुलती है? ऑप्शन है ए है आप्रवासन, बी ऑप्शन है प्रजननता में लगातार कमी, सी ऑप्शन है श्रम शक्ति में बच्चों का परिवेश, डी ऑप्शन होता है जरा उग्र व्यवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार अभाव। 7वां का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन श्रम शक्ति में बचाव का परिवेश। मैं अगला क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? ऑप्शन ए है 2 स्तरों में, बी ऑप्शन है 4 स्तरों में, सी ऑप्शन होता है 3 स्तरों में, डी ऑप्शन होता है 5 स्तरों में। चलिए, फटाफट से 8वां का जवाब दीजिए। अगर आपको इस जो हम पढ़ा रहे हैं ना, कल हमने क्लास लिया, आज क्लास, उसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि मैं उसका आंसर नहीं वहाँ पे भेज पाऊंगी, क्योंकि हमने आंसर लिखा नहीं है ना, देखो कहाँ लिखा हमने, तो मैं अलग से नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हो क्वेश्चन को तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है।
8वां का जल्दी-जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका डी ऑप्शन वाला, यानी कि 5वें वाला अस्तरों वाला सही हो जाता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखती हूँ 8वां से, अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जाता है जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन 4 हैं, आपको बताना है कौन-कौन सा। चलिए ऑप्शन पढ़ा जाए कि माल्थस और के डेविस, बी ऑप्शन है के डेविस और मूरे, सी ऑप्शन है माल्थस और के मार्क्स, डी ऑप्शन है माल्थस और थॉमस। चलिए फटाफट से इसका राइट जवाब दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि माल्थस और के मार्क्स वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन को देखती हूँ। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? ऑप्शन ये है माल्थस, बी ऑप्शन है सैडलर, सी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन होता है दुर्खिम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब होगा दुर्खिम होगा। ठीक है, चलिए कोई ने भी चैनल पे आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा कि 5 दिन में सारे सिलेबस को कवर कर दिया हो। सिर्फ हम ही हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे मेहनत पे आप कुछ तो मेरे चैनल का ग्रोथ करवा सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप समझ सकते हो कि 2-2 3-3 घंटा बोलने में, मतलब लगातार बोलने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती होगी, कितनी एनर्जी आपको ख़त्म करना पड़ता होगा। ग्राम का जनसंख्या का जैविक सिद्धांत है डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन ए है स्पेंसर, बी ऑप्शन है माल्थस, डी ऑप्शन है ड्यूमास, डी ऑप्शन है डेविस। चलिए 11वां का आप जवाब दीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो हमें इसका राइट जवाब मिलता है ए ऑप्शन, यानी कि स्पेंसर होगा। यानी कि जो प्रसिद्ध दार्शनिक और समाजशास्त्री हर्बर्ट, इनका नाम था, पूरा नाम था स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें, उनके पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या कहा था, जैविकी, यहाँ पे जनसंख्या का जैविकी सिद्धांत को दिया हुआ था। तो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि बुक का क्या नाम है, इनके बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर जी के बुक का नाम है। ठीक है, ये क्या थे, एक दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे और समाजशास्त्री थे। ठीक है, तो 11वां का आपका ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए अब 12वां क्वेश्चन देखिए। 11वां का हमें आंसर मिल गया। अब मैं 12वां क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, लिखा है भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। आपके पास ऑप्शन है दिया गया है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, बी ऑप्शन है ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, सी ऑप्शन है शहरी संपन्नता का विस्तार, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। 12वां का आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब देना होगा आपको ग्रामीण गरीबी का विस्तार होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड तेज़ है तो मेरी स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हो। अगर मैं धीरे बोल रही हूँ तो मेरी स्पीड को थोड़ा तेज़ कर सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाना है ना। ठीक है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? आपके पास नहीं वाला बताना है। ऑप्शन है शहरीकरण की, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के पर जागरूकता पैदा करना, बी है जनसंख्या गति की पर जागरूकता विकसित करना, सी है जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, डी ऑप्शन है जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। चलिए 13वां को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्या दोगे, आपको देना पड़ेगा ए ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, यानी कि शहरी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। हमारा 13वां का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अब 14वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ऑप्शन है ए स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बी ऑप्शन है बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, सी ऑप्शन है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, डी ऑप्शन है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। चलिए 14वां का आप जवाब दीजिए कि क्या होगा। इसका राइट जवाब होगा आपका स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर होगा। ठीक है, चलिए 15वां देखा जाए, हमसे क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है उत्परिवार संबंधित है। ठीक है, चलिए बताइए जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से, उपयुक्त में से सभी से। तो उत्परिवार जो संबंधित होता है वो जनसंख्या से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से देखते चलिए क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ 16वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, सी ऑप्शन होता है यूनेस्को, डी ऑप्शन होता है ए और बी दोनों। तो 16वां का आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या होता है, ए जो होगा आपका यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष होता है यानी कि ए और बी आपका सही हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपसे। यहाँ पूछा गया है 17वां नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने समाज जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है? चलिए बताइए आप क्या होगा। ए ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन है एडम स्मिथ, सी ऑप्शन है दुर्खम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो 17वां का जब हम जवाब इसका चुनते हैं तो हमारा जवाब निकल के आता है दुर्खिम वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर क्लास जरा से भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नए लोग हो तो इसने कर दिया हो, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन ए है भारत,
बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जनसंख्या वाला जो आपको देश पूछा गया है तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन, आपको बताना पड़ेगा चीन बताना पड़ेगा। ठीक है, आपके चीन में जनसंख्या की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके भारत में पूछा जाए तो कितना है, आपके भारत में है 17.5% है। ठीक है, और आपके जो यहाँ पे जो चीन वाला पूछा गया है तो चीन का बताना पड़ेगा। अगर पूछा जाए गिनती में तो 18.72% है, लेकिन अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो 17.5% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की गणना के अनुसार बताई हूँ मैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब जनसंख्या, अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 500 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहते हैं। ठीक है, यानी कि 500 कम वाली जनसंख्या को, कम बस्ती वाले को क्या कहेंगे। आप उससे ऑप्शन देखिए, ग्रामीण, बी ऑप्शन नगरीय, सी ऑप्शन जनजातीय, डी ऑप्शन ग्रामीण नगरीय। तो उसे आप क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे ग्रामीण कहेंगे, यानी कि बस्ती वाले जो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 500 लोग जो होते हैं रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें ग्रामीण समाज कहा जाता है। 19 का आपको करेक्ट चुना पड़ा ए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए लिखा है जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है मृत्यु दर, बी ऑप्शन है प्रजनन दर, सी ऑप्शन है आयु घटक, डी ऑप्शन है यौन घटक। चलिए फटाफट से भी इसका राइट आंसर चुनिए। तो हमें राइट इसका आंसर मिलता है सी ऑप्शन, यानी कि जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में जो आयु घटक को, जन्म मृत्यु दर को, यहाँ पे स्तर को निर्धारित करता है। तुम्हारा 20 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। अब देखिए लिखा है भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए आपके पास है रिजले, बी ऑप्शन है बी एस गुहा, सी ऑप्शन है क्रोबर, डी ऑप्शन है तो उपयुक्त में से सभी। तो 21 का आपको जवाब चुनना पड़ेगा, तो इसका जवाब होगा बी एस गुहा होता है। ठीक है, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजापतीय समूहों को किसने, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 व्यापक प्रजापतीय के नाम बताइए तो पहला आपको बताना पड़ेगा निग्रोटो, दूसरा बताना पड़ेगा आग ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा बताना पड़ेगा मंगोलायड, चौथा जो होता है पूर्व मंगोलायड होता है, पांचवा कहा जाता है पश्चिमी चौड़े सिर वाले प्रजापति, और 6वें नंबर पे होता है नार्डिक प्रजाति होता है। ठीक है, यानी 6 प्रकार के आपके भारतीय जनसंख्या के व्यापक प्रजापति समूह का हमने यहाँ पे आपको नाम बताया था। और जो किसने वर्गीकृत किया है, तो बी एस गुहा ने 6 भागों में वर्गीकृत किया है। चलती हूँ अब 23 से 22 क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है। ऑप्शन है 2030, बी ऑप्शन है 2040, सी ऑप्शन है 2050, डी ऑप्शन है 2060। तो कितना है 2030 है, यानी कि आपका यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 23 नंबर का क्वेश्चन, प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की कम उम्र वाली, ठीक है, अधिक उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन ए है युवा उम्र निर्भरता, बी ऑप्शन है जरा उम्र निर्भरता, सी ऑप्शन है जड़ सूचकांक, डी ऑप्शन होता है निर्भरता अनुपात। चलिए 23 का फटाफट से आप इसका जवाब दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो जवाब निकल के आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, यानी कि कहा जाता है जिसे जड़ सूचकांक, यानी कि इंग्लिश में कहें एजिंग इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चाहे जड़ सूचकांक कहें या फिर एजिंग इंडेक्स कहें, एक ही बात है। चलती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है आपके पास मेक्सिको सम्मेलन, बी ऑप्शन है बुखारेस्ट सम्मेलन, सी ऑप्शन है काहिरा सम्मेलन, डी ऑप्शन होता है कोपनहेगन शिखर सम्मेलन। तो चलिए फटाफट से आप 24 का खर्च जवाब दीजिए। तो इसका जवाब हमें मिल के आता है यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि बुखारेस्ट सम्मेलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते चलिए। हमें लगता है, ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली की पद्धति विज्ञान का संबंध है। ऑप्शन ये है महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली से, बी ऑप्शन होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, सी ऑप्शन होता है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से, डी ऑप्शन होता है जनगणना से। चलिए 25 का खटाखट से जवाब दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जब जवाब चुन के आते हैं, भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली की पद्धति विज्ञान जो होते हैं संबंध जिससे है वो आपके है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से, यानी कि हमारे 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए एक नई ऊर्जा के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। उत्तर प्रदेश है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कौन सा देश है आपका, बिहार देश है। ठीक है, यानी अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान भारत करता है। ठीक है, भारत का है। चलिए यहाँ पे देखिए 27 नंबर का,
भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 2005। तो इसका करेक्ट जवाब होगा 1995 होगा। ठीक है, यानी इसमें भारतवर्ष में 1995 में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम में पहली बार अपनाया गया था। तो हमारा राइट होगा ए ऑप्शन करेक्ट। 27 से हम 28 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। देखिए लिखा है, अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए है आशीष बोस, बी ऑप्शन है अमृत सेन, सी ऑप्शन है परवीन बिसारिया, डी ऑप्शन होता है JR रेले। चलिए 28 का जवाब दीजिए। तो हम 28 का जब जवाब चुनते हैं तो हमारा जवाब चुन के आता है बी ऑप्शन, यानी कि अमृत सेन। ठीक है, चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ। जीवन सारणी लाइफ टेबल का निर्माण डॉट डॉट की मदद से किया जाता है। ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, बी ऑप्शन है अपरिष्कृत मृत्यु दर, सी ऑप्शन है आयु विशिष्ट मृत्यु दर, डी ऑप्शन है आयु लिंग पिरामिड। तो जीवन सारणी यानी कि लाइफ टेबल जो होता है वो किया जाता है आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है, यानी कि 29 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। 30 क्वेश्चन में आपसे पूछती हूँ, वह विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है कहलाता है? ए ऑप्शन है जेरंटोलॉजी, बी ऑप्शन है सोशल वर्क, सी ऑप्शन है सोशल बायोलॉजी, डी ऑप्शन होता है जीनियोलॉजी। तो यह जो विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है वो कहलाता है आपका जेरंटोलॉजी कहलाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखे रहना कि जेरंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब 31 क्वेश्चन है, जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है मृत्यु से जन्म की अधिकता, बी ऑप्शन है उत्परवासन से अप्रवास की अधिकता, सी ऑप्शन है बहिर्प्रवासन से आंतरिक प्रवासन की अधिकता, डी ऑप्शन ऊपर में से कोई नहीं। तो 31 का जवाब आपको चुनना पड़ेगा। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जनसंख्या स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य जो हमें है वो है मृत्यु से जन्म की अधिकता होता है। ठीक है, यानी कि हमारा 31 का जो राइट चुन के आता है वो कौन होता है? आपके ए ऑप्शन से होता है। अगर देखो, अगर आप पहला बी वाला चुनते हो तो आपका ये वाला छूट जाएगा, इसलिए आपको ए चुनना पड़ेगा। अगर लिखा रहता है कि दोनों तो आप दोनों लगाते, लेकिन यहाँ पे किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको ना। तो आप लगाओगे मृत्यु से जन्म तक, यानी कि जनसंख्या जो स्वाभाविक वो होती है वृद्धि से तात्पर्य होता है बिना जो आपके बहिर्वसन और आंतरिक प्रवसन होता है उनको ध्यान में रखकर ही आपका जो मृत्यु होता है और जन्म की अधिकता का देखा जाता है। ठीक है, तो आपका 31 का आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द राइट हो जाता है। लेकिन अगर आपका दोनों होता तो ये ऑप्शन माना जाता। ठीक है, ये भी ए भी और सी भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चुनना है तो आपको मृत्यु से जन्म तक की अधिकता को चुनना पड़ेगा। चलती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। मैं 31 से अब 32 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे पूछा गया है जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझाते हैं। ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे देखिए, दी गई जनसंख्या का आकाशीय वितरण। उसके बाद में ऑप्शन आपके पास है दूसरा, बी ऑप्शन है दी गई जनसंख्या का सांख्यिक दर, सी ऑप्शन दी गई जनसंख्या की आयु संरचना, डी ऑप्शन है दी गई जनसंख्या की वृद्धि दर। चलिए फटाफट से बताइए कि क्या होगा। पॉपुलेशन पिरामिड पूछा गया है तो इसका क्या होगा? दी गई जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से होगा। ठीक है, हमारा 32 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए कम समय में ज़्यादा को क्वेश्चन को करना है। चलिए यहाँ पे पूछा गया है 33 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? ऑप्शन ये आपके पास है जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभावित, बी ऑप्शन होता है बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, सी ऑप्शन होता है उच्चतर प्रजनन दर, डी ऑप्शन होता है प्रौढ़ व्यक्तियों की स्थानांतरण। तो 33 का यहाँ पे आप जवाब दोगे तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? उच्चतर प्रजनन दर। ठीक है, यानी कि आपका 33 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है, भारत में स्त्री जाति के दर के कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ये है लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा तथा व्यापक असाक्षरता, सी ऑप्शन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्य बल का प्रवर्जन, डी ऑप्शन होता है लिंग चयनित गर्भपात। चलिए फटाफट से 34 का आंसर बताइए। तो हमें इसका जो जवाब निकल के आता है वो होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल का प्रवर्जन होता है। ठीक है, यानी कि हमारा 34 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ, आपसे पूछती हूँ। यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। 35 में है, भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया है? अपना आपके पास ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन 1952, सी ऑप्शन 1955, डी ऑप्शन होता है 1975। चलिए 35 का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप बताओगे भारत में जो 1952 वर्ष की जनसंख्या में समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपनाया, यानी कि आपका 1952 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ था? आपके पास ऑप्शन तो दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1971 से 1981, बी ऑप्शन है 2001 से 2011, सी ऑप्शन है 1931 से 1941, डी ऑप्शन है 1901 से 1911। 36 को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आप जवाब दोगे? तो आपको देना पड़ेगा इसका 36 वाला आंसर का आपको देना पड़ेगा डी ऑप्शन, यानी कि 1901, यानी कि वर्ष 1901 और 1911 में भारत की जो जनसंख्या के आकार में पूर्ण ह्रास हुआ है। ठीक है, यानी पूर्ण ह्रास हुआ है। 36 का हमें जवाब मिला। अब हम चलते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पढ़ा है, लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे इसको कर देते हैं नीचे। अब पढ़ते हैं माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, बी ऑप्शन है निवारक स्रोत, सी ऑप्शन है सकारात्मक ग्रोथ, डी ऑप्शन है अंकगणितीय वृद्धि। तो इसका जो जवाब होगा आपके पास 37 नंबर का, वो होगा स्थिर जनसंख्या होगा। यानी कि माल्थस ने जनसंख्या को सिद्धांत को निम्न अवधारणाओं में शामिल किया है, यानी कि माल्थस के द्वारा में। पहले की बात करें तो होगा आपका अंकगणितीय वाला वृद्धि होगा, दूसरी की बात करें तो सकारात्मक होगा, तीसरी की बात करें तो क्या होगा, आप निवारक ग्रोथ भी कह सकते हो, निराधात्मक भी कह सकते हो। तो आपका स्थिर जो है यहाँ पे ए ऑप्शन वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नहीं पूछा गया था ना, तो नहीं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ लोग तो नहीं देखते हैं, वैसे भी कह देते हैं कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे 37 का देख लिए, नहीं पूछा गया था तो नहीं का हमने ए ऑप्शन करेक्ट बताया हम। अब 37 का मैं 38 क्वेश्चन देखती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ये है एडविन कैनन, बी ऑप्शन है थॉमस डबलडे, ठीक है, सी ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि एडविन कैनन जी हैं। कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स, ये जो है सबके नाम, ये सब क्या होते हैं, जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक और समर्थक माने जाते हैं। तो अगर आपके पास एडविन कैनन ना रहे, तो अगर आ रहे कार्ल सैंडर्स रहें, रॉबिन्स रहें, ये सब लोग रहें, तो भी आप क्या लगा सकते हो, उनको सही मान सकते हो। वो लोग क्या थे, वो लोग जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत के प्रवर्तक या फिर कहे समर्थक थे। तो हमारा 38 का जो जवाब निकल के आता है ए ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। चलते हूँ अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया 39 जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है। ऑप्शन ये है मृत्यु दर में वृद्धि, बी ऑप्शन है जन्म दर में वृद्धि, सी ऑप्शन होता है जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जन्म दर में वृद्धि व मृत्यु दर में कमी बताओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का चयन किया जाता है? ऑप्शन ये है जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम, बी ऑप्शन निम्न जन्म दर व अधिक मृत्यु दर, सी ऑप्शन अधिक जन्म दर व अधिक मृत्यु दर, डी ऑप्शन स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। चलिए बताइए, 40 का हमने यहाँ पे जवाब आपसे पूछा हुआ, तो आप इसका जवाब जो दोगे तो क्या दोगे? आप दोगे स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, यानी कि अस्थायी जनसंख्या संरचना में जो अवशोषित जन्म और मृत्यु दर लंबे समय तक स्थिरता क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, तो हमारा 40 का करेक्ट आंसर मिलता है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं 41 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं पूछा गया है आपसे? व्यवसायिक शिक्षा, बी ऑप्शन होता है शिक्षा का अभाव, सी ऑप्शन होता है विवाह की निम्न आयु, डी ऑप्शन होता है गरीबी। चलिए बताइए जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण इसमें नहीं, कारण पूछा गया है जनसंख्या की, तो आप क्या बताओगे? जो व्यवसायिक शिक्षा होता है वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपके जो यहाँ पे शिक्षा का अभाव, विवाह की निम्न आयु, गरीबी, समाज में बढ़ती गरीबी, विवाह, ये सब बाल विवाह हो गया, ये सब क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण माने जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? व्यवसायिक शिक्षा वाला बताओगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है 42 नंबर का क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है? ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है मेघालय। ये क्वेश्चन हमने आगे कर लिया है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे मतलब आपने किया नहीं, लेकिन हमने इसका आंसर बताया हुआ था। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर?
तो जनगणना जब इसका होता है, जनसंख्या का कौन सा भारत देश राज्य आता है, तो वो आपका आता है मेघालय राज्य आता है। ठीक है, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला जो राज्य था आपका, वो मेघालय ही था। अगर पूछा जाए कितना था, तो आप बताना पड़ेगा 27.95 बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखे रहना। चलिए, वृद्धि दर यहाँ पे बताया गया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय 2001-2011 वृद्धि दर कितनी है, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट से इसका जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 27.95। अगर 27.95 तो ये क्या बताओगे, मेघालय क्या बताओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा 25.42%, सी ऑप्शन 20.30%, डी ऑप्शन होता है 17.64%। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सी वाला ऑप्शन, यानी कि 20.30% होता है। 2001 से लेकर के 2011 की बात पूछी गई है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलती हूँ अगला क्वेश्चन। और अगर स्थान का पूछा जाए तो कितना बताओगे, 15वें स्थान पे, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश जो है भारत के 15वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए चलो अब 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे पढ़ के सुनाती हूँ, क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय 2001-2011 वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, डी ऑप्शन है सिद्धार्थनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर अगर पूछा जाए कितना, तो आप बताना 49.1%। ठीक है, 49.1%। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन। आपसे गिनती में भी पूछा जा सकता है ना, अभी आपने आगे देखा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अभी हमें बताइए आप 45 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम है। आपके पास ऑप्शन है हमीरपुर, बी ऑप्शन है बागपत, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर नगर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 46 पूछा जा रहा है आपसे, भारत में जनसंख्या अधिक का निम्न में से कौन सा कारण है। ऑप्शन ए है निम्न जीवन स्तर, बी ऑप्शन है बेरोजगारी, सी ऑप्शन जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। 46 का हमने पूछा है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, ये सब क्या हो जाते हैं, ऑप्शन सही हो। इसके अलावा गरीबी भी होता तब भी हो जाता है, शिक्षा का अभाव हो जाए। ठीक है, यानी 46 का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब चलिए 46 से 47 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है सैडलर, बी ऑप्शन है माल्थस व थॉमसन, सी ऑप्शन है के डेविस और यूरे, डी ऑप्शन है माल्थस और के मार्क्स है। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत संबंधित है, ये आपको बताना पड़ेगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि माल्थस और के मार्क्स वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ऑप्शन ये है आपके पास आजमगढ़, बी ऑप्शन है जौनपुर, सी ऑप्शन है बलरामपुर, डी ऑप्शन है श्रावस्ती। चलिए फटाफट से आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको बताना पड़ेगा तो क्या बताओगे आप, जौनपुर बताओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 से 49 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, आपको बताना है। ऑप्शन क्या 1940 होगा, बी ऑप्शन 1943 होगा, नहीं ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है 940, बी ऑप्शन है 943, सी ऑप्शन होता है 933, डी ऑप्शन होता है 945। चलिए बताइए 49 का इनका जवाब क्या हो जाएगा। तो लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो वो आपका है 943 है। ठीक है, भारत का जो लिंगानुपात है, आपका ही भारत को पूछा गया था ना, तो भारत का आप बताओगे जो 6 रेशियो है वो है 943 है। चलती हूँ 49 से 50 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ये है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल है। 50 को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब दोगे तो क्या दोगे, आप दोगे बिहार दोगे। ठीक है, यानी कि 50 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी आगे ना देखा आपने कि भारत का पूछा गया था, तो आपने कितना बताया लिंगानुपात, आपने बताया था 943 बताया था। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे सी ऑप्शन, यानी कि बिहार बताओगे। लेकिन कितना है तो आप बताना पड़ेगा 382 बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इनका जो घनत्व है 382 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है जनगणना किस विषय सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है संघ सूची, बी ऑप्शन है राज्य सूची, सी ऑप्शन है समवर्ती सूची, डी ऑप्शन है तो फिर सभी। तो 51 का जो जवाब होगा वो होगा संघ सूची होगा। ठीक है, संघ सूची इसका जो जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 51 से आप अगले चलते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। 52 पूछता है, मैं आपसे पूछती हूँ भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस व्यवसाय के काल में कराई गई थी। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन होता है लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन होता है लॉर्ड रिपन होता है। तो 42 का हमें राइट जवाब मिलके आता है लॉर्ड रिपन जी आते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश जो भारत की पहली नियमित जनगणना थी वो कौन थी, 1881 थी। उसमें ये कहा हुआ था इनका शासनकाल करवाई गई थी। ठीक है, चलिए हमारा 52 का जो ऑप्शन चुन के आता है वो आता है डी ऑप्शन करेक्ट मिलके आता है। 52 से अब 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा पूछा गया है जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है आईने अकबरी, बी ऑप्शन होता है तबकाते नासरी, सी ऑप्शन होता है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन होता है कोयनी। जनगणना जो शब्द है वो कहाँ से मिलता है ये आपको बताना है। तो कहाँ से मिलता है, आईने अकबरी से मिलता है। ठीक है, जो अब्दुल फजल जी हैं उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई थी, उनका नाम था आईने अकबरी। ठीक है, तो आईने अकबरी में जनगणना का जो शब्द है वहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 54 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी नगरीय जनसंख्या को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर नगरीय जनसंख्या हो तो मतलब कितना उन पे जनसंख्या होना चाहिए, ये बात पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ये है न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। ऑप्शन आपके पास है बी पुरुष जनसंख्या 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। सी ऑप्शन न्यूनतम जनसंख्या अगर 400 प्रति किमी हो। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये सभी बताना पड़ेगा, यानी कि ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी कि तीनों पॉइंट को याद रखे रहना, अलग अलग तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जा सकता है। अब 55 को यहाँ पे पूछती हूँ मैं आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। वह परिभाषित शब्द जो संख्या संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यता किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ये है अनियमित विकास, बी ऑप्शन है सतत विकास, सी ऑप्शन होता है जनसंख्या विस्फोट, डी ऑप्शन होता है जननांगी संक्रमण होता है। चलिए इसका राइट जवाब दीजिए। अगर इसका राइट जवाब आप जानते हो सतत विकास तो बिल्कुल आप सही जानते हो, यानी कि सतत विकास वह प्रक्रिया होती है, यानी कि वह एक प्रक्रिया है जिसमें जो जनसंख्या होता है, संसाधन होता है, आपका पर्यावरण होते हैं, इनसे संबंधित होते हैं और जो उसके आगे बढ़ने और विकास करने में सहायता होता है। तो आपका सतत विकास वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ये है थॉमस माल्थस, बी ऑप्शन है सैडलर, सी ऑप्शन होता है फ्रैंक नोटेस्टीन, डी ऑप्शन होता है कोयनी। 56 का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आपको दोगे, आप दोगे फ्रैंक नोटेस्टीन दोगे। ठीक है, यानी कि 56 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते ही 57 क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई। ऑप्शन है डॉक्टर एम स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन होता है डॉक्टर कर्ण सिंह, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा, भारतीय जनसंख्या नीति की अध्यक्षता तैयार की गई थी, किसके द्वारा तैयार की गई थी। और सन भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 1976 में बताओगे। तो उनका नाम जो आता है वो कौन है, वो है डॉक्टर कर्ण सिंह, यानी कि 57 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अब 58 क्वेश्चन पढ़ के आपसे बोलती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है 2.5%, बी ऑप्शन है 1.5%, सी ऑप्शन है 3.0%, डी ऑप्शन है 1.08%। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो आपने अगर चुना है ए वाला ऑप्शन यानी कि 2.5%, तो आपने सही चुना है। ठीक है, चलिए हमें 58 का ए ऑप्शन सही मिला है, ए ऑप्शन सही मिला। अब यहाँ पे 59 देखिए, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं, जननांकीय रूपांतरण, बी ऑप्शन जनसंख्या विस्फोट, सी ऑप्शन होता है जननांकीय संक्रमण, डी ऑप्शन होता है जननांकीय गत्यात्मकता होता है। तो 59 का आकर आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि जननांकीय संक्रमण वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जरा देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। 60 क्वेश्चन है, जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए।
ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर को कमी। बी ऑप्शन होता है उच्च शिक्षा का निजीकरण। सी ऑप्शन होता है कुशलता विकास को प्रोत्साहन। डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। तो आप क्या बताओगे इसका राइट जवाब? आपको बताना पड़ेगा कुशलता विकास को प्रोत्साहन होता है। ठीक है, चलती हूँ 60 का हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। अब 60 से 61 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, भारत की गिनती जननांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मतलब यहाँ ए ऑप्शन है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बी ऑप्शन यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। सी ऑप्शन यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। डी ऑप्शन कोई नहीं। चलिए बताइए 61 का जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब जो होगा यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यानी कि 61 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? आपके पास ऑप्शन है वर्ष 1981। बी ऑप्शन है वर्ष 2001। सी ऑप्शन है वर्ष 1971। डी ऑप्शन होता है वर्ष 2011। चलिए बताइए कि 62 का जवाब क्या होगा? तो उसका जवाब जो होगा वो होगा 2011 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 63 क्वेश्चन पूछा है। अगर क्लास ज़रा से भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ कोई नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और वैसे कुछ नहीं बात है। भारत में नगरीकरण से ए ऑप्शन है जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का अधिक होना। बी ऑप्शन होता है जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी। सी ऑप्शन होता है जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में वृद्धि। डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। तो 63 का जो जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि जन्म दर व मृत्यु दर में दोनों में कमी, यानी भारत का नगरीकरण, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63 का हमें बी ऑप्शन आपको बताना था। ठीक है, चलिए ठीक है। अब 64 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन है शिक्षा को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है समाज में जागरूकता फैलाकर। सी ऑप्शन होता है गरीबी को कम करके। डी ऑप्शन था उपरोक्त में से सभी। चलिए बताइए फटाफट से, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब अगर पूछा गया है कि भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण अगर हो सकता है, किया जा सकता है, तो क्या इनके सभी किया जाता है? तो हाँ, इन सभी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये ऑप्शन में रहे तो आप सरकार की योजनाओं के द्वारा भी किया जाता है, कृत्रिम उपकरणों के द्वारा किया जाता है, शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाकर, गरीबी को कम करके, इन सभी के द्वारा जनसंख्या में नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपको बताना है। आपको बताना है क्या मुरादाबाद होगा, क्या आजमगढ़ में होगा, क्या लखनऊ में होगा, क्या प्रयागराज में होगा? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे प्रयागराज में होगा। ठीक है, यानी 65 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए एक नई ऊर्जा के साथ हमारा अगला अध्याय आता है। अभी तक आपने देखा जनसंख्या विस्फोट से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा समाज की जो समस्याएं होती हैं बालकों के लेकर और महिलाओं के लेकर के, उन सब मुद्दों की यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पड़ जाता है पहला ही क्वेश्चन, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है? ऑप्शन ए है डब्ल्यू वेल्स वीवर। बी ऑप्शन है रॉब योम सेल्जेनिक। सी ऑप्शन होता है पाल लैंडिस। डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन डब्ल्यू वेल्स वीवर। चलिए फटाफट से देखते चलिए, क्वेश्चन को हल करते चलिए। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। एक मिनट रुकिए। 42 नंबर का क्वेश्चन है बाल दुर्व्यवहार। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम के सामाजिक निवास स्थानीय व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है फील्डमैन। बी ऑप्शन है गैल। सी ऑप्शन है गेम्स गैरबोरिनोस। डी ऑप्शन होता है स्टीन मेटच होता है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा? हमें इसका जवाब मिलता है जेम्स गैरबिनो। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा सी ऑप्शन सही होता है। 3 क्वेश्चन है, बाल विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल विवाह को बताना है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। वो होते हैं आपके पास 3 प्रकार के। एक होता है शारीरिक होता है दुर्विवाह, दूसरा होता है लैंगिक, तीसरा होता है भावनात्मक। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो डी ऑप्शन, यानी कि ये तीनों प्रकार के होते हैं। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है चौथा नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा किस वर्ष। ऑप्शन देखिए 1985 में ईस्वी में। बी ऑप्शन 1988 ईस्वी में। सी ऑप्शन 1990 ईस्वी में। डी ऑप्शन 1992 ईस्वी में। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो हमें इसका जवाब मिलता है 1988 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि हमें आपका ऑप्शन जवाब देना पड़ेगा 1988 ईस्वी में।
अब यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है हमें, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है 1980 में, बी ऑप्शन है 1985 में, सी ऑप्शन 1986 में, डी ऑप्शन 1990 में। तो बाल श्रम जो अधिनियम होता है वो जब पारित हुआ था तो वो समय था 1986 में था। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 5 का सही हो जाता है। अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद कौन सा होता है तो आपको बताना एक पड़ेगा। अनुच्छेद आपका 24 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष को बालक के लिए, तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो आपका अगर ऑप्शन में रहे कितना वर्ष तो आप बताना 14 वर्ष, कितना अनुच्छेद तो आप बताना 24 अनुच्छेद। चलिए 6वां से अब 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए 1975 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1978 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1980, डी ऑप्शन 1985। तो इसका जवाब होगा 1980 होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आता है 1980 होगा। ठीक है, चलती है अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन, भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या समस्या मूलभूत है? ऑप्शन ये है शिक्षा की समस्या, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य की समस्या, सी ऑप्शन है उच्च देख रेख ना हो पाना, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ये सभी हो जाता है, यानी कि आपका 8वां का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उपयुक्त में से सभी जो होती हैं ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाता है सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो आपके प्रकार में पूछा गया है तो आप क्या बताओगी? आप बताओगे 5 प्रकार के होते हैं। अगर 5 प्रकार में यानी कि आपसे पूछा गया है ना सामाजिक समस्याओं में सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार के अगर हम नाम बताएं तो पहला होता है सामाजिक विघटन होता है, दूसरा होता है सांस्कृतिक विलंबना होता है, तीसरी की बात करें तो मूल संघर्ष होता है, चौथी की बात करें तो व्यक्तिगत विचलन होता है, पांचवी की बात करें तो मानव शून्यता होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां का हमने जवाब दिया, अब मैं 10वां का जवाब देती हूँ। 10वां लिखा है फूलर एवं मेयर्स ने कितनी प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हुए? चलिए बताइए कितनी प्रकार की बताई है? तो उन्होंने बताई है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होता है प्राकृतिक समस्या, जिसमें आपका बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, भूकंप आ गया, ये हो गए। दूसरा होता है सुधारात्मक समस्या, यानी कि जैसे अपराध हो गया, गरीबी हो गया, मादक चीजें कोई पीता है, ठीक है, ये सब होता है सुधारात्मक समस्या होती है। और नैतिक समस्या जैसे जुआ हो गया, तलाक हो गया, तो ये तो नैतिक समस्या होती। तो फुलर्स और मेयर ने जो सामाजिक समस्या बताई हैं वो 3 बताई हैं। ठीक है, 10वां का यहाँ पे जवाब निकल के आता है 3 ऑप्शन वाला। चलिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन 3 वाला राइट हो जाएगा। 11वां देखिए लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाता है, 1 मिनट। अब चलिए 11वां नंबर का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? ठीक है, बताइए कब प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, सन के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो जो आपका मनरेगा कार्यक्रम होता है ना, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे राइट इसका जवाब होगा 11वां का हमारा राइट जवाब मिल के आता है 2006 आता है। ठीक है, यानी कि 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था। चलते हैं 11वां का हमें भी ऑप्शन करेक्ट मिलता है। मैं अगला कार्यक्रम चलती हूँ, अगला कार्यक्रम देखते हुए। ठीक है, वहाँ पे आपके मनरेगा कार्यक्रम से पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अनुसूचित जाति की बात पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 2004, बी ऑप्शन 2005, सी ऑप्शन 2006, डी ऑप्शन 2007। तो कब की गई थी? की गई थी आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना आपके 2000 में की गई थी। ठीक है, चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत की वर्ष की गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, 13वां नंबर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखिए लिखा है 2009 से 2010, बी ऑप्शन 2010 से 2011, सी ऑप्शन 2011 से 2012, डी ऑप्शन 2012 से 2013। तो कब की गई थी? वो की थी 2009 से 2010 की गई थी, एकीकृत बाल विकास सुरक्षा योजना जो होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चला जाए। अब यहाँ पे 14वां नंबर का आपका क्वेश्चन है आपके पास। ये पूछती हूँ आपसे कि महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 2004, या फिर बताओगे 2005, या फिर बताओगे 2006, या फिर बताओगे 2007। तो आपको बताना पड़ेगा 2006, यानी कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछा गया है 15वें नंबर का क्वेश्चन कि केंद्रीय शर्तकर्ता आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ये है 1960, बी ऑप्शन 1964, सी ऑप्शन 1965, डी ऑप्शन 1968। तो केंद्रीय शर्तकर्ता आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1964 में की गई थी। ठीक है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है।
चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी। चलिए बताइए फटाफट से इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन देखिए 2000 बी ऑप्शन होता है 2001, सी ऑप्शन 2002, डी ऑप्शन 2004। तो कब की गई थी? वो की गई थी 2002 में की गई थी यहाँ, ठीक है। यानी कि कठिन जो परिस्थितियाँ थी तो उसमें महिलाओं के पुनर्वास के लिए आपका जो समय था 2002 में महिलाओं के लिए फिर बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया था, स्वाधार गृह योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, ये याद रखें ना, स्वाधार गृह योजना कब शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलते हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है आपसे 17वें नंबर का क्वेश्चन, इनमें से क्या बाल अपराध का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है उसमें तोड़ मरोड़ का क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है उसके ऑप्शन के हिसाब से नया क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि 4 ऑप्शन रहते हैं तो 4 में किस कोई एक नया क्वेश्चन का आंसर बन जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हूबहू क्वेश्चन कभी मतलब ऐसे आ जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन एकदम सेम टू सेम ऐसे हो सकता है नहीं पूछा जा सकता, लेकिन हाँ मिलता जुलता क्वेश्चन तो आता ही हमेशा। हर साल अलग अलग पाठ्यक्रम तो बदलता नहीं, वही तो रहता है, और पाठ्यक्रम बदल भी जाए अगर तो वो टॉपिक तो नहीं बदल जाएगा। जैसे आपका रहता कि गर्भकालीन की विषाक्तता कितनी होती है, तो प्रीएक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया तो नया चीज़ तो नहीं बन जाएगा ना, वही चीज़ रहेगा। तो हर बार वही रहता है, बस सिर्फ पूछने का तरीका लेवल जो होता है वो चेंज हो जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए कभी कहीं टफ पूछ लिया जा सकता है, कहीं इजी वाला पूछ लिया, कहीं मीडियम वाला पूछ लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा 17वां देखा, अब हमें 18वां पहुँच गए हैं, 17वां हमने नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है, नहीं पूछा गया है। ए देखिए, अब ए ऑप्शन है टूटे परिवार, बी ऑप्शन है भावात्मक अस्थिरता, सी ऑप्शन होता है मानसिक क्षुणता, डी ऑप्शन होता है सही सामाजिकरण होता है। 17वां का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आप क्या बताओगे कि आपका जो सही जवाब होगा वो होगा सामाजिकरण बाल अपराध का कारण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आपका ये 17वां का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, हमें सी नहीं डी ऑप्शन। ठीक है, 18वां देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं। ऑप्शन ये है 12 वर्ष के नीचे, सी बी ऑप्शन होता है 14 वर्ष के नीचे, सी ऑप्शन होता है 18 वर्ष के नीचे, डी ऑप्शन होता है 20 वर्ष के नीचे। चलिए आप क्या बताओगे, आप बताओगे यहाँ पे भारतवर्ष में बाल अपराध किस आयु के समूह में आते हैं, तो वो आते हैं 18 वर्ष के नीचे आते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बच्चे का विद्यालय में खिसक जाना क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किशोर अपराध। ठीक है, बी ऑप्शन होता है अनुपस्थितता, सी ऑप्शन होता है पलायनशीलता, डी ऑप्शन होता है आवारागर्दी होता है। चलिए बताइए आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे पलायनशीलता बताओगे, यानी कि आप सी ऑप्शन वाला सही बताओगे। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछ रहा है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। ऑप्शन ये है रक्त संबंध, बी ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सी ऑप्शन होता है संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवार में वैवाहिक संबंध, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो 20वां का आपको जवाब देना पड़ेगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है, तो वो बनता है संयुक्त परिवार में रक्त संबंधी और एकांकी परिवार में वैवाहिक संबंधी, ये कारण बन जाते हैं। हमारा 20 का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन चलती हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए, आपका अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो जो आपको मर्जी करे। ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ होता है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब कह तो सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना आपके हाथ पकड़ के। चलिए 21 पूछा गया आपसे, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। ऑप्शन ये है संपूर्ण गरीबी, बी ऑप्शन होता है सापेक्षिक गरीबी, सी ऑप्शन होता है सांस्कृतिक गरीबी, डी ऑप्शन होता है लागू की गई गरीबी। तो जो संपूर्ण गरीबी होता है ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है, सही, यानी कि 21 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब मैं 22 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। यहाँ पे लिखा, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। ऑप्शन ये है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बी ऑप्शन होता है प्राकृतिक विपत्तियाँ, सी ऑप्शन होता है कृषि का पिछड़ापन, डी ऑप्शन होता है या सभी। तो भारत में जो निर्धनता का जो कारण है ये आपसे पूछा गया है, तो ये सभी हो जाता है। ठीक है, यानी कृषि का पिछड़ापन, प्राकृतिक विपत्तियाँ, उसके अलावा बेरोजगारी भी हो गई, निरक्षरता भी हो गया, प्राकृतिक विपत्तियाँ हो गई। ठीक है, ये सभी, यानी कि 22 का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। 22 से अब 23 क्वेश्चन की तरफ देखते हूँ। यहाँ पे पूछा है 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था, किसे परिभाषित किया था। ऑप्शन आपके पास है भ्रष्टाचार, सी ऑप्शन है सांप्रदायिकता,
सी ऑप्शन होता है गरीबी रेखा, डी ऑप्शन होता है साइबर अपराध। चलिए बताइए 23 का हमने यहाँ पे सवाल रखा था, तो आप क्या दोगे जवाब? आप दोगे गरीबी रेखा दोगे, ठीक है। यानी कि 2009 में भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है। तो वर्ष 2009 का जब समय था तब सुरेश तेंदुलकर ने समिति में मतलब उन्होंने परिभाषित किया कि गरीबी रेखा का यहाँ पे परिभाषित होता है 2009 के बाद में, ठीक है। जो बीपीएल कार्ड होता है यानी कि गरीबी और गरीबी रेखा से जो नीचे का कार्ड होता है बीपीएल जिसे कहा जाता है, उसमें आकलन करके उसमें देखा जाता है। चलते हैं 23 का हमें ऑप्शन मिला गरीबी रेखा वाला, जो जिसे बीपीएल कार्ड कहा जाता है, ठीक है। चलो देखा, अब 24 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन है जेंडर विभाजन, डी ऑप्शन है जेंडर विपरीक्षण, सी ऑप्शन होता है जेंडर अनुपालन, डी ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो 24 का जो जवाब होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी हो जाता है, यानी कि आपका ये भी सही होगा, आपका ये भी सही होगा, आपका बी भी ऑप्शन सही हो जाता है। चलती हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। 24 से अब 25 क्वेश्चन हमारा है। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ये है आर्थिक व्यवस्था, बी ऑप्शन होता है पारिवारिक व्यवस्था, सी ऑप्शन होता है वैवाहिक व्यवस्था, डी ऑप्शन होता है कानूनी व्यवस्था। चलिए फटाफट से आप इसका जवाब बताइए कि क्या होगा। 25 वाला हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा था, तो आप इसे क्या बताओगे? आप बताओगे कानूनी व्यवस्था वाला, यानी कि कानूनी व्यवस्था लिंग संबंधी असमानताओं की विशेषता का नहीं माना जाता है। हमारा 25 का डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? चलिए बताइए। ऑप्शन ये है राम आहूजा, बी ऑप्शन है E.H. सदरलैंड, सी ऑप्शन होता है D.R. डी ऑप्शन होता है C.H. कूले। चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो 26 नंबर का क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि राम आहूजा वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन देखिए 1975, बी ऑप्शन देखिए 1976, सी ऑप्शन देखिए 1978, डी ऑप्शन 1980। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका जो जवाब होगा आपका 1976 वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। 27 से 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? ऑप्शन ये है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, बी ऑप्शन है देश की विलासिता, सी ऑप्शन होता है वैवाहिक जोड़ की अपरिपक्वता, डी ऑप्शन होता है अशिक्षा। चलिए बताइए तलाक का जो कारण है अपने इंडिया में वो किसकी वजह से है? तो वो है आपके देश की विलासिता की वजह से, यानी कि भारत में बढ़ते तलाक का जो कारण है महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन के कारण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपने 28 का चुना है, आपने बी ऑप्शन सही चुना है। अगला क्वेश्चन है 28 से 29 क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑप्शन पहला है वर्ष 1988, बी ऑप्शन होता है वर्ष 1992, सी ऑप्शन होता है वर्ष 1933, डी ऑप्शन होता है वर्ष 1995 होगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? वो होगा 1992 वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? ऑप्शन आपके पास है संस्कृति नारीवादी, बी ऑप्शन है उदारवादी नारीवादी, सी ऑप्शन होता है अतिवादी नारीवादी, डी ऑप्शन होता है समाजवादी नारीवादी। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब जो होगा वो होगा सी ऑप्शन वाला, यानी कि अतिवादी नारीवादी। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, ऐसा ना लगे कि आप बोर होते रहो, ठीक है। ये सी ऑप्शन है। आपके पास अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कस्तूरबा गांधी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 2005, 2003, 2004, 2006। तो आप क्या बताओगे? 2004 बताओगे, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है, ये महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, बी ऑप्शन महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, डी ऑप्शन ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये इसमें से आपको 32 में से आपको एक बताना पड़ेगा, क्या होगा? तो होगा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना होता है। महिलाओं का स्वयं सिद्धि योजना में ये बात हुई है, संबंधित हुई है, यानी कि 32 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 33 नंबर का क्वेश्चन कि जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका उद्देश्य किस साथ शुभारंभ किया गया था, यानी किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन तो आपके पास है ही है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना,
बी ऑप्शन है लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी विरुद्ध ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना। सी ऑप्शन रहता है लड़कियों को खेल एवं बाहर कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। डी ऑप्शन होता है लड़कियों के पोषक परक अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। चलिए बताइए, हमने 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ था, तो आपने क्या चुना? आपने चुना अगर ए ऑप्शन, तो बिल्कुल करेक्ट चुना, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा 34 नंबर का क्वेश्चन, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? ऑप्शन आपके पास 2 दिए गए हैं। चलिए बताइए, पहला कह रहा है यहाँ पे गृहस्थ महिलाओं की भूमिका समाप्ति, दूसरा कह रहा है परिवार की समाप्ति। अब आपको 4 ऑप्शन में किसे चुनना पड़ेगा, इस ऑप्शन का क्या होगा राइट जवाब? चलिए बताइए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि ओकली जी होगा। यानी कि नारी मुक्ति के लिए जो यहाँ पे चरण सुझाए गए हैं वो होता है गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और दूसरा होता है परिवार की समाप्ति। यानी कि ये दोनों बात सुझाए गए हैं ओकली के द्वारा, ठीक है, नारी मुक्ति के लिए। 34 के बाद यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित एक ऐसा है जो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं महिलाओं और संघर्ष संघ मित्रा चौधरी, बी ऑप्शन होता है महिलाओं और नातेदारी लीला दुबे, सी ऑप्शन होता है लैंगिक समानता असमानता और कानून फ्लिविया इग्नेसा, ठीक है, डी ऑप्शन होता है लिंग और भूमि अधिकार वंदना शिवा। चलो बताइए, 45 का हमने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो अगर इसका जवाब अगर मिलेगा तो आपका जो होता है राइट आंसर वो होता है डी वाला होता है, यानी कि लिंग और भूमि अधिकार वंदना शिवा जो वाला है वो गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो होना चाहिए बीना अग्रवाल होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये तो सब सही है, ये सब सही है, लेकिन जो यहाँ पे वंदना लिखा हुआ ये गलत होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बीना अग्रवाल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो 35 का हमें डी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब मैं 36 क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है लेखक के मतानुसार स्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों का कौन सा उपबंधन व्यवसाय में उनके प्रवेश को अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ये है कार्य के नियत घंटे, बी ऑप्शन होता है सुरक्षा और रक्षा, सी ऑप्शन होता है ज्यादा श्रम साध्य नौकरियां, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी। 36 का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? 36 वाला ऑप्शन का आपको देना पड़ेगा। लेखक मतानुसार स्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों का कौन सा उपबंध व्यवसाय में उनके प्रवेश का अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है, ये वाला क्वेश्चन था, तो आपको देना पड़ेगा ये सभी हो जाता है, यानी कि ये सभी, यानी कि कार्य के नियत घंटे, सुरक्षा और रक्षा, ज्यादा श्रम साध्य नौकरियां, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। तो हमारा 36 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ आपसे। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? इसलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। 37 वाला हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17वां संशोधन, बी ऑप्शन होता है 71वां संशोधन, बी ऑप्शन सी ऑप्शन होता है 72वां संशोधन, डी ऑप्शन होता है 73वां संशोधन होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 73वां संशोधन होता है। यानी कि जब पंचायती राज वाला बात यहाँ पे आते हैं, यानी कि 73वें संशोधन में आपका ये महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर संदर्भ में पूछा गया तो यह संशोधन जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 में हुआ था, ठीक है। संशोधन क्या था, तो 73वें संशोधन था और समय क्या था, 24 अप्रैल 1933 था। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन 1961, सी ऑप्शन 1954, डी ऑप्शन 1957। चलिए बताइए दहेज निरोधक अधिनियम, तो वो तो पारित हुआ था आपका 1961 में पारित हुआ था, ठीक है। यानी कि समय क्या था, 1961, यानी कि 38 का हमारा बी ऑप्शन सही माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में परिचालित हुआ था? ऑप्शन है 1993, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2007। राष्ट्रीय बाल अधिकार जो आयोग है वो पूछा गया है, तो कब हुआ था, वो होता आपका हुआ था 2007 में होता, यानी कि 39 का आपका डी ऑप्शन सही माना जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के आपको बताती हूँ 40 नंबर का क्वेश्चन, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन देखिए आपके पास है, ए ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1956 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1958 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1961 ईस्वी में। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे इसका जवाब, आप बताओगे बी ऑप्शन वाले, यानी कि 1961 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने 40 वाला बी ऑप्शन चुना होगा तो बहुत अच्छा चुना होगा। अब आपसे पूछा जाता है 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन यह है महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण,
बी ऑप्शन है महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, सी ऑप्शन है महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा, डी ऑप्शन यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। चलिए 41 का हमने जवाब पूछा आपसे, तो आप इससे क्या जवाब दोगे? अगर आपने चुना है ए ऑप्शन तो आपका सही, यानी कि ये आपका नहीं होता है। महिलाओं से संबंधित मामले में संबंध के आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है वो है आपका ए ऑप्शन वाला करेक्ट माना जाता है। 41 का हमने बताया था। अब आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन उत्तर वैदिक काल, सी ऑप्शन होता है मध्यकाल, डी ऑप्शन होता है आधुनिक काल होता है। 42 आपसे पूछा गया है तो आप क्या बताओगे? मध्यकाल, यानी कि मध्यकालीन का जो समय था वो यहाँ पे ऑप्शन सही माना जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं बी ऑप्शन, यानी कि 2001 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फटाफट से क्वेश्चन को हल करते हैं। 43 से अब 44 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, महिलाओं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है अगस्त 1953, बी ऑप्शन है सितंबर 1957, सी ऑप्शन होता है अगस्त 1955, डी ऑप्शन होता है सितंबर 1958। चलिए आप क्या बताओगे? 44 का हमने यहाँ पे आपको सवाल किया था, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अगस्त 1953 बताओगे। 44 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब मैं 45 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं चारों में से आपको बताना है 2011, बी ऑप्शन 2011, ठीक है 2011 2000 दोनों में है। आपके पास ऑप्शन है सी 2013, डी ऑप्शन है 2014। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा 2013 वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि उसमें कार्यस्थल महिला उत्पीड़न के लिए रोकथाम निषेध निवारण के लिए 2013 को अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, मानिए 2013 ऑप्शन सही हो जाता है। अब मैं 46 क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों को सही क्रम में पहचानिए। आपके पास ऑप्शन है घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, बी ऑप्शन पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, सी ऑप्शन हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, डी ऑप्शन होता है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। बड़ा लंबा ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए बताइए इसका जवाब क्या बताओगे? आप बताओगे डी ऑप्शन वाला, यानी कि आपसे यही तो पूछा गया था कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में, हमारे इंडिया में विभिन्न कानूनों को सही जो क्रम था वो आपको लगाना था। तो आपको क्या बताना पड़ेगा? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम वाला ऑप्शन करेक्ट मान, यानी कि 46 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए, लेकिन हाँ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे रुक जाइए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट, कि अगर पूछा जाए कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताओगे 1956 बताओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो आप बताओगे 1993 बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है वो बताओगे 2005 बताओगे, यानी कि हमने हिंदू वाला बताया था 1956, हमने पंचायती राज वाला बताया था 1993, घरेलू हिंसा वाला बताया 2005 बताया है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अब 47 क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको बताना है किस वर्ष पारित हुआ था, आपको बताना है। आप क्या बता पाओगे? हमें पता है कि आप बता लोगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है ना। ए ऑप्शन 1982, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1985, डी ऑप्शन 1975। तो भारत में चिकित्सीय गर्भपात जो होता है उसका अधिनियम हुआ था 1971 में पारित हुआ था, यानी कि आपका 47 का बी ऑप्शन करेक्ट मान जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा क्लास ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला हो, अगर कुछ आपको नया जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।